कि आपका संविदा नियम में ये क्षतिपूर्ति की संविदा बताई जा रही थी, उसमें थोड़ा लिख लीजिए। जो पूछा जाता है 10 लाइन तब आगे बताया जाए डायरेक्ट। इसमें आपका बिहार में भी क्वेश्चन आपका बनता है, यूपी में भी। भाई 10 लाइन लिखना है प्री के लिए, 10-12 लाइन, उसके बाद फिर बता के गारंटी की संविदा शुरू किया जाए, क्योंकि गारंटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन और बनते हैं टेक्निकल। लिखिए भाई, पहले तो अध्याय लिख लीजिए। क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति की संविदा। लिखिए क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति की संविदा अध्याय 8 में दी है। अध्याय 8 में, अध्याय भी आजकल पूछ रहे, अध्याय 8 में दी गई है। धारा 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक, ये याद रखना है। 124 से लेकर 147, इसका बंटवारा कर लीजिए आगे। क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में प्रावधान। क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में प्रावधान सेक्शन 124 और 125 में दिया गया है। सेक्शन 124 और 125 में दिया गया है। जबकि गारंटी की संविदा 126 से लेकर 147 तक, ये भी याद रखिएगा। 126 से लेकर 147 तक। तीसरा लिखिए, क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं तथा इनके बीच केवल एक संविदा होती है। भाई कितनी संविदाएं होती हैं? एक। 2 पक्षकार होते हैं तथा इनके बीच केवल एक संविदा होती है, अभी हम बताएंगे। एक पक्षकार क्षतिपूर्ति दाता कहलाता है, जो वचन देता है। एक पक्षकार क्षतिपूर्ति दाता कहलाता है, जबकि दूसरा पक्षकार क्षतिपूर्ति धारी कहलाता है। जबकि दूसरा पक्षकार क्षतिपूर्ति धारी कहलाता है। अगला लिखिए, एडम्स बनाम जारविस का केस इस पर महत्वपूर्ण केस है। अंडरलाइन करिए, यही केस पूछा जा रहा है। एडम्स बनाम जारविस का केस इस पर महत्वपूर्ण है। अब आइए, अभी एक उदाहरण पहले देखिए तब। जैसे ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। अगर सी के कंडक्ट से सी के आचरण से तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। अर्थात ए ने बी को वचन दिया है, तो जो वचन देता है वह क्षतिपूर्ति दाता हो गया,
यानी कि इस उदाहरण में ए क्या हो गया, क्षतिपूर्तिदाता। जिसको वचन दिया गया है वह क्षतिपूर्तिधारी, तो किसको वचन दिया गया है, बी को। तो अगर बी को सी के कंडक्ट के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो बी उस नुकसान की भरपाई मांग सकता है। और किससे मांग सकता है, ए से। ये याद रखिए। यही शुद्ध रूप से कौन सी संविदा कहलाएगी, क्षतिपूर्ति की। अब दूसरा क्वेश्चन, जहाँ तक क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रश्न है, इंग्लैंड में इसका दायरा व्यापक है और दुर्घटना इत्यादि के कारण हुए नुकसान भी इंग्लैंड में क्षतिपूर्ति की संविदा में आते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्षतिपूर्ति की संविदा केवल और केवल कंडक्ट के आधार पर नुकसान के बारे में है। अर्थात दुर्घटनावश नुकसान हो गया तो ये भारत में क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होगी, तो होगी क्या, समाश्रित संविदा। 31 से लेकर 36, यानी कि 31 से लेकर कहाँ जाएगा, 36। देखिए एक उदाहरण। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम्हारा मकान जल जाता है तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। यहाँ भी छत की ही बात की गई है। ए ने वचन दिया है बी को कि अगर तुम्हें नुकसान मकान का तुम्हारे पहुँचे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। ये समाश्रित संविदा होगी भारत में। क्यों, क्योंकि क्षतिपूर्ति की संविदा का दायरा सीमित है और वह दायरा केवल किसको कवर करता है, कंडक्ट को। यानी कि अगर ए के आचरण या किसी अन्य के आचरण से नुकसान पहुंचा हो और ए कहता हो बी से कि मैं भरपाई करूंगा, तब तो क्षतिपूर्ति की संविदा। और दुर्घटना या अन्य कारणों से नुकसान पहुंचा और कहा गया कि मैं क्या करूंगा, भरपाई, तो ये भारत में क्षतिपूर्ति की संविदा मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। याद रखिए, लिख लीजिए आगे भाई। देखिए आपका बैरक शुरू किया जाए। क्षतिपूर्ति की आपका कहा क्या गया है, अब बैरक देखिए। वह संविदा 124 हम उठा रहे हैं, पढ़ाए थे। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से, यानी कि उदाहरण बना लीजिए, बताया गया था, फिर हम एक बार दोहरा दें। ए बी को वचन देता है कि हे बी, अगर ए के आचरण से, यानी कि मेरे स्वयं के आचरण से तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचेगा तो मैं उसकी क्या करूंगा, भरपाई। तो स्वयं के आचरण से माने ए के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, तो दूसरा उदाहरण बना लीजिए। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को नौकरी पर रख लो और अगर सी के आचरण से तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, मैं करूंगा। तो बताइए, स्वयं के आचरण की किसी अन्य के आचरण की, दोनों 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 के नुकसान, दोनों के आचरण से नुकसान। तो आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। तो वहीं तो वचन दिलवाया जा रहा है कि तुम्हें जो नुकसान होगा हम क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। यानी कि उस नुकसान से हम तुम्हें क्या करेंगे, बचाएंगे। बचाएंगे मतलब कि जो नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे, वहन करेंगे। तो यही संविदा क्या होगी, क्षतिपूर्ति की। एडम्स बनाम जार्विस का केस बताया गया, गाय वाला केस। अब आइए, गाय वाला बताया गया था। इसके बाद 125 आ जाइए। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जब उस पर वाद लाया जाए। तो आइए अब उदाहरण पहले देखिए। उदाहरण इसको थोड़ा कम पढ़ना है 125 को। अगर ए ने बी से वादा किया है कि हे बी, जो सी तुम पर मुकदमा करेगा और उस मुकदमे में जितनी रकम तुम हारोगे, अगर तुम हार गए
तो उस रकम की भरपाई मैं करूँगा। तो ऐसी दशा में ए बी जो रकम हारेगा उतनी रकम वह ए से वसूल कर सकेगा, क्योंकि ए ने हारने पर रकम वसूल जितनी रकम हारेगा बी उतनी वह किससे वसूल सकता है, ए से, क्योंकि ए ने बी से क्या किया है, वादा। अब इसी को 3 पॉइंट में बनाना है, 2 पॉइंट कम से कम। पहला पॉइंट ये बनाना है कि बी जब हार जाए और रकम सी को दे दे, तब ए से वसूल सकता है कि बी पर जैसे ही मुकदमा लाया जाए, रकम सी को देने के पहले भी ए से वसूल सकता है। तो कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन इंग्लैंड और भारत दोनों का नियम यही अब है कि क्षतिपूर्तिधारी को कुछ अपने पास से देना ही न पड़े। नियम ये होना चाहिए, यानी कि अगर बी के खिलाफ सी जीता है, बी को आदेशित किया गया है कि तुम सी को 10 लाख दो और ए ने इसकी भरपाई का वादा किया है, तो नियम यह है कि बी अपने पास से एक पाई न दे, वह किससे वसूल ले, ए से, और ए से जो 10 लाख वसूले किसको दे दे, सी को। तो आपका वसूल सकता है कि नहीं, पहले वसूल सकता है। इसी पर थोड़ा केस लिखिए भाई, धारा लिखिए एक बार, धारा लिखिए, तब एक तो विद्वानों का कोटेशन लिखना है। लिखिए, धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 126 125 में एक एक लाइन लिखना है, जबकि धारा 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि धारा 125 में क्षतिपूर्ति धारी के, यानी कि जो उदाहरण में भी हमने बताया, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एक तो सेक्शन याद करना है, इसके बाद आपका केस याद करना है। लिखिए भाई, केस आपका 125 पर है। गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन। गजानन हाथ, गजानन ईश्वर बनाम मोरेश्वर मदन, मदन, बनाम मोरे आधा स वर, मोरेश्वर मदन। ये 1942 का केस है, 1942 का, मोरेश्वर मदन। 1942 का केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का। जस्टिस लिख लीजिए छागला, पागला ना लिख लीजिएगा, जस्टिस छागला लिखिएगा। जस्टिस कौन है, छागला। लिखिए, क्षतिपूर्तिधारी क्षति होने के पूर्व रकम वसूल सकता है। क्षतिपूर्तिधारी क्षति होने के पूर्व रकम वसूल सकता है, यानी कि उदाहरण में जो बी हमने बताया, सी को रकम देने से पहले ए से वसूल ले और वही रकम किसको दे दे, सी को। जस्टिस, अगला लिखे कोटेशन है, जस्टिस बकले, जस्टिस बकले के अनुसार कोटेशन पूछ सकता है, बहुत अंदर जाए तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे, जस्टिस बकले, ये इंग्लैंड के हैं। लिखिए इसमें,
क्षतिपूर्ति केवल क्षति हो जाने के बाद ही, क्षतिपूर्ति केवल देखिए जस्टिस बकले क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति केवल क्षति हो जाने के बाद ही नहीं मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि भी अपने घर से दे दे उसके बाद मिले, नहीं मिलनी चाहिए, कामा दीजिए। क्षतिपूर्ति का तो यह सिद्धांत होना चाहिए, क्षतिपूर्ति का तो यह सिद्धांत होना चाहिए कि क्षतिपूर्तिधारी को, कि क्षतिपूर्तिधारी को अपने पास से भुगतान ही न करना पड़े, क्षतिपूर्तिधारी को अपने पास से भुगतान ही न करना पड़े, यानी कि बी ए से पहले वसूल ले और उसके बाद किसको दे दे, सी को, बी को अपने पास से कुछ देना न। ये भारत में भी नियम है और इंग्लैंड में जस्टिस बकले ने ये बताया। हो सकता है बहुत अंदर जाए तो कोटेशन पूछ सकता है। इस प्रकार अब गारंटी की संविदा, ये गारंटी की संविदा में पहले कॉन्सेप्ट देखिए, हो सकता है आज कॉन्सेप्ट बताते बताते ही निकल जाए, क्योंकि मेन रूप से कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं उसको पकड़ना जरूरी है। अब आइए 3 उदाहरण बताया जाए। ए, बी और सी 3 लोग बना लेते हैं। देखिए ए बी से कहता है, अब देखिए आपका ए गारंटी लेगा यानी कि प्रत्याभूति लेगा, सियोटी लेगा। ए बी से कहता है कि हे बी तुम सी को अनाज उधार दे दो, मैं इन्हें जानता हूँ। तो क्या जानता हूँ, तो पैसा देने का भी वादा कर दिया कि सी नहीं देगा तो मैं दूंगा, कि जानता हूँ कि वादा कर दिया। भाई वादा तो नहीं किया, बस जानता हूँ, तो गारंटी की संविदा नहीं होगी। ए जाकर बी से कहता है दुकानदार से कि हे बी सी मेरा किराएदार है, कभी किसी का पैसा रोका नहीं है, अतः ऐसी कंडीशन में जो भी सी उधार मांगे तुम दे देना, लेकिन ये नहीं कहा कि सी पैसा नहीं देगा तो हम ना देंगे, ये भी गारंटी की संविदा नहीं है। तीसरा उदाहरण, नहीं वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ए कहता है, ए जाकर बी से सी का परिचय कराता है कि हमारे मित्र हैं और जो भी उधार मांगे आप क्या करते रहिए, देते रहिए, तो क्या गारंटी ने ले लिया, नहीं। तो तीनों उदाहरण गारंटी की संविदा थे कि नहीं, नहीं थे। भरमाने के लिए पहले तीनों उदाहरण ही पूछा जाता। अब एक गारंटी करवाइए। गारंटी की संविदा के जितने नियम खास खास या मेन मेन हैं, इसी उदाहरण पर आपको सटीक समझ लेना है, तब आपका बेयर एक्ट शुरू करना है। मैं फिर बता दूं, उदाहरण में जहां दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। ए बी से कहता है कि हे बी तुम सी को 5,000 रुपया उधार दे दो, अगर सी ये पैसा तुम्हें नहीं चुकाता है तो ये पैसा मैं चुकाऊंगा। यानी कि फिर एक बार उदाहरण बनाइए। पहले तो रकम बना लिया जाए, कितना, 5,000। ए बी से कहता है कि हे बी तुम सी को 5,000 रुपया उधार या ऋण दे दो, अगर सी तुम्हारा पैसा अदा नहीं करता तो यह पैसा जो सी उधार लिया है मैं गारंटी देता हूँ
मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुम्हें पैसा क्या करूँगा, वापस करूँगा। ये शुद्ध रूप से कौन सी संविदा है, गारंटी की। तो अब नाम से पहले परिचित होइए। बताइए गारंटी की संविदा में कितने पक्षकार हुए, कितने लोग हुए, 3। फिर याद रखें, हाँ सही, एक एक करते रहिए। गारंटी की संविदा में कितने पक्षकार, 3। तीनों का नाम याद करना है। ए गारंटी लिया है तो प्रतिभू हो गया, गारंटर हो गया। श्योरिटी लिया है तो प्रतिभू, गारंटर कौन बना, प्रतिभू। प्रतिभू कौन हो गया, जो उधार दिया है उसे अपना उधार वापस लेना है। किससे वापस लेना है, सी से। तो बी क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब लेनदार, लेनदार मतलब ऋणदाता, ऋणदाता मतलब कि जो उधार दिया है। तो बताइए लेनदार इस उदाहरण में कौन हो गया, किसको अपना पैसा वसूलना है, बी को। लेनदार या क्रेडिटर, लेनदार न समझ में आए तो ऋणदाता, ऋणदाता का। देखिए लेनदार मतलब उल्टा ना समझिए, लेनदार का मतलब जो अपना पैसा वसूलने का क्या है, हकदार। तो कौन पैसा वसूलेगा, बी। अगला नियम आइए, लेनदार भी हो गया। लेनदार को ऋणदाता भी कहा जाता है क्योंकि इसने सी को क्या किया था, उधार। अब मूल ऋणी, मूल ऋणी का मतलब जो उधार लिया था। तो बताइए कौन उधार लिया था, सी। तो सी क्या कहलाएगा, मूल ऋणी। तो तीनों का नाम याद करिए। ए क्या कहलाएगा इस उदाहरण में, प्रतिभू। बी क्या कहलाएगा, लेनदार। सी क्या कहलाएगा, मूल ऋणी, यानी कि जो पैसा क्या करेगा, वापस। अब पहले जिम्मेदारी पर आया जाए। बताइए पहली जिम्मेदारी पैसा वापस करने की किसकी है, गारंटर की है कि सी की। तो प्राथमिक जिम्मेदारी, हाँ सही मैंने आप बता रहे हैं लेकिन उसी को हम एक बार और बता दें। भाई ठीक है आप बता रहे हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि आपके बताने के बाद भी एक बार बताया जाए ताकि जो नए लोग हैं वे छूट ना जाए, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपका पहली जिम्मेदारी किसकी है कि वह बी का पैसा वापस कर दे, सी का। इसको हम कहते हैं प्राथमिक जिम्मेदारी। यानी कि गारंटी या प्रत्याभूत की संविदा में प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी आपका वचन निभाने की गारंटर की नहीं होती, प्रतिभू की नहीं होती, मूल ऋणी की होती है। और मूल ऋणी कौन है, सी। अगर सी अपने वचन से मुकर जाए या बी को 5,000 रुपया न दे तो ऐसी दशा में अब भी किससे 5,000 रुपया वसूल सकता है, ऐसे। तो बताइए प्रतिभू की जिम्मेदारी सेकेंडरी हुई कि प्राइमरी। तो अगर कहीं भी ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं भी गारंटर प्राथमिक जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं ही दूंगा, तब तो भाई गारंटी की संविदा नहीं है। गारंटी की संविदा में सदैव पॉइंट पकड़े रहिएगा, प्राथमिक जिम्मेदारी मूल ऋणी की, और प्राथमिक जिम्मेदारी से विफल हो गया से तभी सेकेंडरी जिम्मेदारी, यानी कि उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी होगी, गारंटर की, प्रतिभू की, यानी कि उदाहरण में किसकी, ए की। अब आइए इसमें आगे बढ़िए। भाई पक्षकार भी बना लिए, आप जिम्मेदारी भी बना लिए। अगर प्रतिभू प्राथमिक जिम्मेदारी ले लेता है तो ये संविदा गारंटी की न होकर जो पहले बताई गई क्षतिपूर्ति की, क्षतिपूर्ति की। अब देखिए फिर एक बार, ए बी से कहता है कि हे बी तुम सी को 5,000 रुपया दे दो और मैं पैसा तुम्हें दूंगा। ये नहीं कहा किसी नहीं देगा, तब डायरेक्ट जिम्मेदारी कौन लिया है,
लेकिन इसी में जोड़ दे कि जब सी नहीं देगा तब मैं दूंगा, तब गारंटी, और कहे कि मैं दूंगा, सी का नाम ही हटा दो, तब कौन हो जाएगा? क्षतिपूर्ति नहीं। फिर एक बार देखिए, अगर ए कहता है कि हे बी तुम सी को 5,000 दे दो, ये पैसा मैं तुम्हें अदा करूंगा, तो ये क्षतिपूर्ति। और अगर सी अदा न किया, सी डिफॉल्ट हो गया, सी चूक गया, सी व्यतिक्रम कर दिया, अगर सी पैसा नहीं देगा तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो ये गारंटी की संविदा में 3 पक्षकार, 3 संविदाएं होती हैं। अब आगे बढ़िए, संविदा पर आइए। गारंटी की संविदा में 3 संविदाएं होती हैं, आपका 2 एक्सप्रेस और 1 इम्प्लाइड। एक्सप्रेस देखिए किसके किसके बीच है, तो देखिए आपका जो लेनदार और मूल ऋणी हैं, इनके बीच संविदा अभिव्यक्त है। लेनदार ने 5,000 रुपया मूल ऋणी को दिया है, और मूल ऋणी ने किससे वादा किया है? बी से, कि यह पैसा क्या करेगा? लौटाएगा। ये पहली संविदा हो गई किसके बीच? आपका लेनदार और मूल ऋणी, ये एक्सप्रेस हैं। दूसरी संविदा एक्सप्रेस ए और बी के बीच है। ए ने बी को वचन दिया है कि अगर सी पैसा नहीं लौटाता तो हे बी, मैं तुम्हें 5,000 रुपया लौटाऊंगा। तो दूसरी संविदा किसके बीच हो गई? प्रतिभू और लेनदार, यानी कि उदाहरण में ए तथा बी। प्रतिफल वचन ही पर्याप्त है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा। तीसरी संविदा इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड मतलब विवक्षित कंडक्ट के आधार पर। तीसरी संविदा देखिए छुपी हुई है। जब सी बी को 5,000 रुपया अदा नहीं करता, और ए बी किससे वसूल लिया 5,000? ए से, तो ए की जगह पर अब कौन बैठ जाए? नहीं, बी की जगह पर कौन बैठ जाएगा? ए। तो बी को हटा देना है, और बी की जगह पर कौन आ जाएगा? ए। तो जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, तो कानूनन इसको एक नाम देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, या प्रत्यासन, या प्रतिस्थापन। फिर एक बार समझिए, जब ए सी का पैसा बी को अदा कर दिया, तो इसके बाद ए को अधिकार है कि वह सी से 5,000 रुपया क्या कर ले? बाद में वसूल ले। यानी कि बी को जितना अधिकार सी के प्रति था, ए जब बी को पैसा दे दिया, तो बी के सारे अधिकार किसमें समाहित हो जाएंगे? ए में। तो ए और सी के बीच जो संविदा है वो एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि कैसी है? बाई कंडक्ट। बाई कंडक्ट इसलिए है कि कहीं लिखा तो गया नहीं है, लेकिन ए बाद में किससे 5,000 वसूलेगा? सी से। तो भाई 2 अभिव्यक्त संविदा हुई, और एक कैसी हुई? विवक्षित माने इम्प्लाइड, या बाई कंडक्ट, या हाव भाव चाल चलन। अब आगे आइए, अब जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन बताया, वह सेक्शन वाइज पूछा जाता है, आगे हम बताएंगे। लेकिन अगला सिद्धांत आइए, अगला सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वह सिद्धांत है प्रतिभू का दायित्व बताइए। यानी कि जो सियोरिटी लिया है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक होगी? तो आप लोग बताइए। तो इस उदाहरण में अगर सी 5,000 रुपया बी को अदा नहीं किया, तो ए की जिम्मेदारी बताइए। ए का आप जिम्मेदारी कहाँ तक होगी? तो बताइए कितना अदा ये करे? 5,000 भाई, कितना? तो ए क्या 20,000 के लिए दायी होगा? कितने के लिए? अब समस्या ये आई कि प्रतिभू का दायित्व आपका एक शब्द ही देखिएगा,
कि मूल ऋणी के को एक ज्येष्ठ होता है, सम विस्तृत होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि अगर सी कितना उधार लिया है 5,000, तो ए का दायित्व भी कितना होगा 5,000, लेकिन ए अपना दायित्व संविदा करके सीमित कर सकता है और बी से संविदा कर ले कि चाहे तुम कितना भी रकम दो, मैं 3,000 के लिए उत्तरदायी होऊंगा, गारंटी लेता हूँ, और इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन अगर संविदा नहीं है तो रट कर जाइएगा। आपका प्रतिभू का दायित्व का विस्तार कहाँ तक होता है, तो मूल ऋणी यानी कि इस उदाहरण में किसके, सी के सम विस्तृत। जितना दायित्व सी का उतना दायित्व कितना, ए का। तो अब बताइए, अब अगला उदाहरण, अगर बी सी को छोड़ दे कि जाओ मैं तुम्हारा रुपया क्या करता हूँ माफ, तो बताइए ए माफ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी कि मूल ऋणी का उन्मोचन प्रतिभू का क्या कर देगा, उन्मोचन। याद रखे रहिए क्या कंसेप्ट। अगर बी ने सी को कहा कि जाओ हम पैसा न देना, मैं माफ करता हूँ, तो क्या गारंटर अब पैसा देगा कि सी की माफी से ए भी माफ हो जाएगा, ए भी। अब रकम कम करा दीजिए थोड़ा। बी ने सी से कहा कि हे सी, जाओ 5,000 लिए हो, 2 ही 1,000 दे देना, 3,000 मैं छूट दे रहा हूँ। तो प्रतिभू का दायित्व अब कम होगा कि 5,000 ही रहेगा, कम होगा। अब कितना केवल बचा रह जाएगा, 2,000। ये कंसेप्ट। इसके बाद पूछा जाता है जो ज्यादातर, चलत प्रत्याभूति यानी कि कंटिन्यू गारंटी। चलत प्रत्याभूति का मतलब ये हुआ कि किसी संव्यवहार तक सीमित है। तो चलत प्रत्याभूति कहाँ दी गई है, जो बिहार यूपी एलएलएम, बस वहीं सेक्शन पूछा जाता है 129 यानी कि 129। रट कर जाइएगा जो एलएलएम दे रहे हैं भाई, हो सकता है रिपीट करें। जो भी कारण हो, एक तो विस्तार पूछा जा रहा है, सबरोगेशन पूछा जाता है, कितनी संविदाएं होती हैं गारंटी में, प्राथमिक होता है दायित्व की द्वितीयक होता है। तो पहले चलत प्रत्याभूति देखिए, तो कंटिन्यू गारंटी क्या है, बहुत आसान है। ए बी से कहता है कि हे बी, 1 महीना तक तुम जितना सी को सामान दोगे उतना तक के लिए तो मैं उत्तरदायी होऊंगा, लेकिन कब, जब सी तुम्हारे सामान का पैसा न दे। लेकिन 1 माह के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो 1 माह तक ये जो गारंटी है चलती रहेगी, और 1 माह के बाद क्या हो जाएगा, गारंटी समाप्त हो जाएगी। बीच में भी समाप्त की जा सकती है। तो चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण करा दीजिए, तो सूचना दे दी जाए गारंटर द्वारा, किसको, बी को सूचना दे दी जाए। तो मान लीजिए 15 दिन बीता, तब तक गारंटर ने बी को सूचना दिया कि अब हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जिस तारीख को ए द्वारा दी गई सूचना बी को पहुंच जाती है, उस तारीख के बाद अगर सामान बी सी को देता है तो ए की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सूचना पहुंचने के पहले जो सामान बी ने किसको दे रखा है, सी को, उसके लिए तो ए क्या होगा, जिम्मेदार। अब कई गारंटर बना लीजिए, थोड़ा देखिए 4-5 गारंटर बनाइए। अभी कंसेप्ट 1-2 बचा है। तो गारंटरों की संख्या क्या किया जाए, तो डी और ई। उदाहरण थोड़ा चेंज कर दिया जाए भाई। कंसेप्ट देखिए, आगे हम धारा चलेंगे कल से। अब ये न कहिएगा कि आप कंसेप्ट ये बनाए ही नहीं थे, सबरोगेशन का बस उसको धारा में क्या कर देना, अब पिरो देना है, पढ़ना नहीं है ज़्यादा। जो भी कंसेप्ट हमने मैं बना रहा हूँ, बस इसी को अलग अलग सेक्शनों में देख लेना है, कम हो जाए तब क्या होगा इत्यादि। लेकिन एक कंसेप्ट अभी बचा है,
और आइए, अगर गारंटर ज़्यादा है यानी कि कितने हैं, 3, तो मान लीजिए 3 गारंटर हैं और बी से गारंटी लिए हैं कि हे बी, तुम सी को 3000 रुपया उधार दे दो। अगर सी तुम्हें ये पैसा नहीं लौटाता तो हम तीनों लोग संयुक्त रूप से वादा करते हैं कि हम तीनों लोग मिलकर गारंटी लेते हैं कि हे बी, तुम्हारा पैसा हम लोग क्या करेंगे, लौटाएंगे। तो बताइए, प्रतिभू एक हुआ कि एक से अधिक? तो अब सी को भगाइए, अब सी को हटा दीजिए। अगर सी बी को 3000 रुपया अदा नहीं करता तो बी 3000 किससे वसूल सकता है? क्या केवल ए से पूरी रकम वसूल सकता है कि नहीं वसूल सकता है? केवल बी डी से वसूल सकता है, केवल ई से, इनमें से 2 से और इनमें तीनों। तो संयुक्त प्रतिभुओं का दायित्व पूछा जाता है, संयुक्त होता है कि पृथक होता है कि दोनों? फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। तो ज्वाइंट या संयुक्त जो गारंटर है या प्रतिभु है, उनका दायित्व क्या होता है? तो ज्वाइंट होता है, सेपरेट भी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हाँ, रट कर जाइए, दोनों होता है। मालिक और अभिकर्ता का भी दायित्व बता दीजिए, दोनों। भागीदारों का दायित्व, दोनों। स्वामी सेवक का दायित्व, दोनों। यानी कि बी को अधिकार है। अब आइए, अब अगला समस्या आइए। अगर बी ने ए से पूरा पैसा 3000 वसूल लिया तो अब इनके बीच आपस में रिलेशन आइए, किसके बीच? गारंटरों के। अब एक एक आदमी पर कितना कितना पड़ेगा 3000 में? एक 1000। तो ए से तो बी पूरा 3000 वसूल लिया, तो क्या बाद में ए आपका डी और ई से उनका हिस्सा वसूल करने का हकदार होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, ए डी से कितना वसूलेगा? 1000। और ई से, तो मान लीजिए ई दिवालिया है, ई को फिर भगा दीजिए। तो ए जब दिवालिया है तो जो लोग बचे हैं कितना कितना बटेगा? तो एक आदमी पर 3000 में अब कितना आया? 1500। तो एक का 1500 हो गया और 1500 किससे वसूलेगा? और ये भी दिवालिया हो गया, तब अकेले सहे और क्या, भाई नहीं दे सकता तो अकेले ए क्या करे, सहे। एक और उदाहरण लास्ट में है। वैसे ये संविदा में बताया गया था, इसीलिए हमें लगता है संविदा नियम में सारे नियम वचनदाताओं पर क्या किए गए थे। अब यहाँ आइए, ए डी और ई तीनों मिलकर गारंटी लिए, ई दिवालिया हो गया और ए ई की जो संपत्ति बेची गई और पैसा आया 500, लेकिन हिस्सा कितना था इसका? 1000। अब जो 500 बच रहा है उसका क्या होगा? तो जो 500 बच रहा है इन दोनों पर आधा आधा डाला जाएगा, तो 250 इन पर और 250 इन पर। तो इनका कितना हो जाएगा हिस्सा? 1250। इनका कितना? 1250। तो ए डी से कितना वसूलेगा? 1250। और डी से कितना, ई से कितना? 5। लगभग सारे कंसेप्ट समाप्त हो गए, लगभग। अब हमें लगता है कि कल जब क्लास चलेगा तो किसी को भाई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट पहले जरूरी है। बस अब क्या, उसी को सेक्शन में क्या करना है, हमें पिरो देना है। तो उदाहरण हम बनाए रखेंगे और सेक्शन क्या करेंगे, बताते रहेंगे। उदाहरण आप बताइएगा पूछने पर, सेक्शन क्या करेंगे, यही नियम भी है। अगर कंसेप्ट क्लियर रहे तो कहीं कोई समस्या गारंटी की संविदा में नहीं आती, आगे भी नहीं आएगी। बस ये है कि भाई कंसेप्ट पहले क्या करिए, क्लियर। तो कल क्लास चलेगा, इसको हम बताएंगे धारावाहिक 126। थोड़ा पढ़ कर आइए, किताब उताब हो तो।